Good evening, class. Today we are going to start our new chapter in mathematics, that is chapter 5, arithmetic progression. In the previous class, we have completed our chapter 2, polynomials. Hope all of you have solved it. And now, today we are going to start our new chapter. ठीक है? ये आप लोग सबके लिए एक नया टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इसमें आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो रही होगी कि इस वर्ड का मतलब क्या है या इस चैप्टर का यूज क्या है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको बेसिकली इसका यूज क्या पड़ेगा या हमको क्या पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, जस्ट सपोज कि मैं आपको एक कैलकुलेशन दे दूं कि आप मेरे को एक नंबर 2, 4, 6, 8 एंड ऐसे करते करते 200 तक के सारे इवन नंबर्स को प्लस करके दिखाओ। ठीक है, तो यूजुअली इसमें क्या होगा, मैं जानता हूं कि इवन नंबर है यानी हर दो नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यानी अब मुझे यदि इनको ऐड करना हो तो मेरे पास एक मेथड, दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है कि मैं इंडिविजुअली सबको ऐड करते जाऊं, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30 एंड सो ऑन ऐसे करते जाऊं। यानी इस मेथड का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा समय ले रहा है प्लस करते करते, तो इसका लॉस क्या है, टाइम टेकिंग है और साथ ही साथ क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं कैलकुलेटर उठा लूँ और कैलकुलेटर में प्लस करना शुरू कर दूँ। तो कैलकुलेटर में चलो ठीक है तुरंत होता जाएगा, टाइम टेकिंग भी नहीं लगेगा और जल्दी होता जाएगा, लेकिन प्रोसेस बहुत लॉन्ग है क्योंकि इतने सारे नंबर को ऐड करना, तो मेरे ख्याल से एक समय के बाद कैलकुलेटर भी प्रोसेस करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इनको इजीली करने के लिए हम एक मेथड पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एंड उस फॉर्मूले के थ्रू हमको मिनिमम 1 मिनट से भी कम समय लगता है और हम इस नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे सीरीज हमको दिए जाएंगे। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर सीरीज, जहां पे ये एक सीरीज रहती है जिसको हमें ऐड करना रहता है। ये बहुत सारे, जस्ट मान लो कि मैंने 200 तक दे दिया, कहीं कहीं जगह तो 2000 तक आ सकता है, या और नंबर्स को ऐड करने को बोल सकता है, नेचुरल नंबर्स को ऐड करने को बोल सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और इंडिविजुअली एक नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, एक टर्म क्या बोलते हैं, जो इंडिविजुअली नंबर रहता है, एंड पूरे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लो मैं बैंक गया, मैंने बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट कराया। कितना डिपॉजिट कराया, 1000 रुपीज डिपॉजिट कराया एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर्स। मैंने 10 साल के लिए वहां क्या किया, पैसा डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हर साल जो मेरा इंटरेस्ट आएगा, मान लो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1000 इंटू 10 इंटू 1/100, ये पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा, 100 रुपीज। यानी हर साल मेरा इंटरेस्ट 100 रुपीज ही रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं बदलता है, पूरे प्रोसेस के दौरान वो 100 रुपीज ही रहेगा। यानी कि ऐसे मान लो कि 0 साल, जिस दिन मैंने पैसा जमा किया उस दिन मेरा 1000 रुपए था खाते में। ठीक है, एक साल के बाद उसमें इंटरेस्ट आ गया 100 रुपए, तो कितना हो गया, 1100 रुपीज हो गया। 2 साल के बाद उसमें 100 रुपीज और आ गया, तो कितना हो गया, 1200 रुपीज हो गया। 3 इयर्स के बाद उसमें 100 रुपीज और आया, तो 1300 हो गया, एंड सो ऑन ऐसे चलता गया। 10th ईयर के एंड में, यानी जिस लास्ट में यानी 10th ईयर के एंड में मेरे पास 100 रुपए करते करते 2000 रुपए आ गए। ठीक है, यानी हर साल क्या हो रहा था, इंटरेस्ट मेरा बढ़ते जा रहा था। ठीक है, 100 रुपीज से मेरा इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पे मैं एक चीज अगर अच्छे से गौर करूं, मैं ये देखूं कि हर साल जो मेरा अमाउंट बढ़ रहा है वो एकदम फिक्स्ड क्वांटिटी से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी 100 बढ़ रहा है तो कभी 200 बढ़ रहा है तो कभी 150 बढ़ रहा है या कभी 250 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कभी नहीं है। यहाँ मैं देखूं तो एकदम फिक्स रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसे करते करते ये 100 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। तो एक बात को आप लोग याद रखिएगा, जब भी आपका सीरीज ऐसे फॉर्म में हो जहां पे नंबर आपके एक परफेक्ट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहे हो, परफेक्ट कांस्टेंट बोल लो तो जैसे यहाँ 100 रुपीज से ही इंक्रीज कर रहा है, इवन नंबर वाले में 2 नंबर से ही इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी आपको पास ऐसी कोई सीरीज दी गई हो जिसमें एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो,
तो वहीं पे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई होता है। अदरवाइज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। कि जस्ट मान लो कि अभी 1000 था, अगले साल 1100 हो गया, फिर 1250 हो गया, फिर 1300 हो गया, फिर 1450 हो गया, फिर 1700 हो गया डायरेक्ट। तो इसमें यदि मैं देखूं ऐसे केस में, तो पहले में 100 बढ़ा, फिर 150 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, बस फिर 150 बढ़ा, फिर 250 बढ़ा। तो यहाँ पे यदि मैं देखूं तो एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इस केस में एपी नहीं लगेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो एपी कैसे केस में लगेगा? एपी हमेशा वहीं लगेगा जहां आपका जो दो नंबर के बीच में जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो एकदम परफेक्ट कांस्टेंट रेट में आ रहा है। जहां कांस्टेंट नहीं रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एपी नहीं बोलेंगे, और वहां पे एपी कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एडिंग अ सीरीज ऑफ नंबर्स व्हिच इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। जो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होगा केवल हम उसी को ऐड करते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक और है कि जैसे लैडर रहता है, ठीक है, आप सीढ़ी चढ़ते हो, तो हमें पता है हर सीढ़ी के बीच का जो लैडर है उनके बीच में गैप क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये एक एपी का फॉर्मेशन करता है कि हाँ इक्वल कांस्टेंट रेट में क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि जस्ट सपोज जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, 1000 था मेरा फर्स्ट ईयर का, फिर 1100 हुआ, फिर 1200 हुआ, एंड ऐसे करते करते 2000 रुपीज तक गया। ठीक है, मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 1000 रुपीज से स्टार्टिंग हुई। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद या फिर इसको A1 भी लिखते हैं कई कई जगह बुक में, तो दोनों में एक बात एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यदि अब इसको क्या बोलूंगा? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलूंगा? थर्ड टर्म। इसको फिर ऐसे करते करते फोर्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म, ऐसे करते करते जाऊंगा। ठीक है, तो सेकेंड टर्म को कैसे डिनोट किया जाता है? A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, एंड सो ऑन, ऐसे nth टर्म तक जाता है। कि मान लो 2000 कोई nth टर्म तक आया या n साल के बाद आया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? nth टर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। an को क्या बोलते हैं हम? nth टर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि फर्स्ट टर्म को a, nth टर्म को n टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि एपी तभी होगा जब आपका जो इंक्रीमेंट रेट है वो एक कांस्टेंट रेट पे हो। कांस्टेंट रेट पे होने का मतलब है कि हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मस्ट बी इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ये इक्वल होना चाहिए, एंड सो ऑन। यानी कि जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ठीक है, ये एपी में है। क्यों एपी में है? ये फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स्थ टर्म A6। ठीक है, यानी अगर मैं A2 माइनस A1 करूं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। सक्सीडिंग टर्म A2, प्रीसीडिंग टर्म A1, इसको माइनस करो तो कितना आएगा? 2। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 यानी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, फिर 2 आया। सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, फिर 2 आया। सक्सीडिंग टर्म A5 माइनस A4 यानी मस्ट बी इक्वल टू A5 माइनस A4 मस्ट बी इक्वल टू A6 माइनस A5। ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। इस बात को आपको याद रखना है, यानी दो टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसके लिए कॉमन फॉर्मूला है nth टर्म माइनस nth माइनस फर्स्ट टर्म। ये एक फॉर्मूला है कि ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एंड इस डिफरेंस को हम बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? इस डिफरेंस को हम बोलते हैं स्मॉल डी, जहां की स्मॉल डी होता है कॉमन डिफरेंस। यानी जब भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ही आपका वो सीरीज एपी बनाएगा। जहां पे भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ
जैसे अभी पिछले वाले केस में हमने पढ़ा था, तो वहां पे आपका एपी अप्लाई नहीं होगा। तो एपी अप्लाई होने के लिए सबसे बड़ा रूल क्या है? रूल यह है कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला देखते हैं, जैसे लिखा है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो a2 को क्या लिख सकता हूं? a1 प्लस डी, क्योंकि a1 को वहां ट्रांसफर कर दिया मैंने, यानी सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार a3 माइनस a2 इज इक्वल टू डी, तो a3 किसके बराबर आ गया? a2 प्लस डी के बराबर आ गया। तो ये क्या है? थर्ड टर्म है सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। उसी प्रकार an माइनस 1 इज इक्वल टू डी है, तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? an माइनस 1 प्लस डी के बराबर आएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो एपी में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई होगा। एंड फॉर्मूला क्या पढ़ा? nth टर्म इज इक्वल टू प्रीवियस टर्म, यानी an माइनस 1, अगर 100 टर्म है तो 100 माइनस 1 99 टर्म हो जाएगा, प्लस कॉमन डिफरेंस डी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। तो हम अब मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन है अ टैक्सी फेयर। आपको वहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड आई जस्ट आस्किंग यू टू फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशंस फॉर्म द एपी और नॉट। So the first question is a taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and the ₹8 for the additional kilometer। तो आपको बताना है कि क्या ये एपी बनाता है कि नहीं। ठीक है, यानी सॉरी, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए ऑटो वाला 15 रुपीज चार्ज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम कितना भी उसमें ट्रेवल करो, वो 8 रुपीज एडिशनल चार्ज करेगा पर किलोमीटर का। ठीक है, यानी कि यदि मैं इसको सीरीज फॉर्म करूं, पहले बार का 15 रुपीज लेगा, सेकेंड टाइम का वो प्लस 8 कर देगा, यानी कितना बनाया? 23। फिर अगर मैं 3 किलोमीटर चला उसके साथ, तो फिर वो प्लस 8 बना के कितना बना देगा? 31। फिर उसके साथ 8 किलोमीटर चला तो वो कितना बना देगा? 39। तो ये आपसे पूछ रहा है, ऐसा सवाल चलता रहेगा, क्या ये एपी का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें ए मेरा 15 है, यानी a1 मेरा 15 है, a2 23 है। तो अगर मैं a2 माइनस a1 करूं तो 8 आएगा, क्योंकि 23 माइनस 15। उसी प्रकार a3 माइनस a2 करूं, यानी 31 माइनस 23 करूं तो 8 आएगा। a4 माइनस a3 करूं तो भी 8 आएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा कॉमन डिफरेंस जो d आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी ये मेरा एपी का फॉर्मेशन करेगा एंड 100% श्योर एपी ये बनाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक बैलून है जिसको आपने फिल किया हुआ है एंड हर बार आप उसका 1/4 एयर क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। तो वो पूछ रहा है कि क्या ये एपी का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं। ठीक है, तो जैसे जस्ट सपोज जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में है कि जस्ट सपोज कि उसमें 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर है। ठीक है, क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर है। फर्स्ट टाइम जब आपने उसमें से 1/4 एयर निकाल ली, तो 10 का 1/4 करोगे तो कितना आता है? 2.5 लीटर एयर निकाल लिया आपने। ठीक है, तो एयर कितनी बची उसमें? 7.5 लीटर, यानी अब 10 के बाद कितना हो गया? 7.5 लीटर उसमें एयर हो गई। ठीक है, अब 7.5 लीटर का आप 1/4 निकालोगे तो कितना लीटर एयर निकलेगा? 1.875 लीटर निकलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? 7.5 माइनस 1.875, तो ये हो गया 5 2 6 एंड 5। नेक्स्ट में हो गया 5.625।
अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो कितना आएगा 2.5, फिर इन दोनों को माइनस करूं तो कितना आएगा 1.875, यानी मेरा कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, सेम नहीं है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पे इतना आ रहा है, तो इन दोनों को माइनस करने पे भी इतना आना चाहिए था, पर इतना नहीं आके 1.875 आ रहा है, और जहां पे भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा वो मेरा फॉर्म नहीं करेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। तो ये वाला इक्वेशन भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, तो आप लोग एक बात को अच्छे से याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद आपसे ऐसे क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि बताओ 2, 4, 8, 16 क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो इसको कैसे पता करेंगे, 2 को 4 से माइनस किए तो 2 आएगा, 8 माइनस 4 किए तो 4 आ रहा है, 16 माइनस 8 किए तो 8 आ रहा है। यदि मैं देखूं तो मेरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद बस एक और क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ और पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन यूपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड सेकेंड टर्म इज 8, कॉमन डिफरेंस इज 10, यानी फर्स्ट टर्म आपको दिया है, तो सेकेंड टर्म फॉर्म करने का मेथड क्या होता है, तो मैंने फर्स्ट टर्म प्लस डी यानी 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है अभी, सेकेंड टर्म प्लस डी दैट इज 20 प्लस 10 30, फोर्थ टर्म फाइंड करने का मेथड थर्ड टर्म प्लस डी, तो थर्ड टर्म क्या है मेरा 30 प्लस डी 40, एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 प्लस डी जो कि हो जाएगा 50। तो आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। हम आगे इस एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे अच्छे से, और ठीक है, फिलहाल ये आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर का, तो ये मैंने आपको इजी में बताया है। होप आप इसको स्टडी करिएगा अच्छे से। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली एंड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ एवरी टीचर्स ऑफ योर क्लास, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासेस अभी ऐसे ही चलेंगी, आपकी कंटिन्यू होंगी इस साल, क्योंकि स्कूल खुलने के चांसेस बहुत कम है, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करिए एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। टेक केयर।